गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। हमारे व्यवसाय के प्रति क्या सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, या व्यापार या व्यवसाय के क्या समाज के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ये लेसन है। अभी तक हम लोगों ने लेसन नंबर 6 में जहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया, उसको एक बार हम लोग शॉर्टली देख लेते हैं। सबसे पहले था हम लोगों का कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। समाज के प्रति, सोसाइटी के प्रति, जनता के प्रति क्या कंसेप्ट होने चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ऑब्लाइजेशन क्या होना चाहिए, सोशल ऑब्लाइजेशन ये था। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंसेप्ट देखा था, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कंसेप्ट क्या होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, जिसमें यहाँ पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी बिजनेस के प्रति, जिसके 4 पॉइंट्स थे। ये 4 पॉइंट्स हमने पूरे कंप्लीट करे थे। फिर था 4th नंबर पे 6.3 डिफरेंसेस बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लीगल ऑब्लाइजेशन। डिफरेंसेस देखे थे हम लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लीगल ऑब्लाइजेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या अंतर होता है। आगे हम लोगों का जो पार्ट था वो था नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद में हम लोगों ने नीड्स देखी थी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्या नीड्स होती है, बिजनेस में इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए क्यों आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरी होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें 7-8 पॉइंट्स थे, 10-11 पॉइंट है, 13 पॉइंट्स है सॉरी। इन 13 पॉइंट्स में से मैंने आप लोगों को कहा था इन्हीं 8 पॉइंट्स आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके ऑन लैंग्वेज शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। आगे हम लोगों ने देखा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस सेक्शन, मतलब समाज के प्रति या व्यापार की जो समाज के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक उत्तरदायित्व होते हैं, उन उत्तरदायित्वों को, इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कितने कैटेगरीज में उनके कितने सेक्शंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स था यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स इन्वेस्टर। सेकंड नंबर पे जाता है एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के प्रति हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए। नेक्स्ट है अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड कंज्यूमर्स के लिए क्या प्रोटेक्शन होना चाहिए, कंज्यूमर के लिए क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, ये अब हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है उत्तरदायित्व का, वो पॉइंट है यहाँ पर कंज्यूमर हिंदी में होता है उपभोक्ताओं के प्रति। अब उपभोक्ता जो रहेंगे, उपभोक्ता है ना किसी भी मतलब यहाँ पे ग्राहक होता है, उपभोक्ता इन द सेंस ग्राहक। यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट का जब हम लोग यूज़ करते हैं अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए, हम जब किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो उस कंज्यूमर के प्रति, उस ग्राहक के प्रति हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने चाहिए, हमारे क्या दायित्व होने चाहिए, वहाँ पर हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे पॉइंट दिया हुआ है टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ कंज्यूमर। मतलब यहाँ पे हमारी आवश्यकताओं के आधार पर या आवश्यकता नीड्स के आधार पर, ज़रूरतों के आधार पर जो भी उपयोग करने वाला जो ग्राहक है उसको समय पर सर्विसेज अवेलेबल करवाना, समय पर चीज़ें पहुँचाना, ये सुविधाएं हमें उन्हें कंज्यूमर्स को अपने देना चाहिए। सेकेंड नंबर पे पॉइंट दिया हुआ है टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमें अपने प्रोडक्ट के लिए हमेशा अपनी क्वालिटी को मेंटेन करना चाहिए। जो भी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर को, उस सर्विस को और उस गुड्स की क्वालिटी को हमेशा हमें मेंटेन करना चाहिए। मतलब हमें सेम क्वालिटी का हमेशा प्रोडक्ट अपने ग्राहकों तक पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे पॉइंट दिया हुआ है टू चार्ज रीजनेबल प्राइस। मतलब जो भी वस्तु हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग रहती है वो हमेशा रिजनेबल रेट में होनी चाहिए, ताकि उसको मिडिल क्लास पर्सन, हायर क्लास पर्सन और लोअर क्लास किसी भी वर्ग का व्यक्ति आसानी से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए खरीद सके। इसलिए हमेशा जो भी वस्तु हम लोग मार्केट में दे रहे हैं, जिन भी वस्तुओं का उपयोग करवाना है ग्राहकों को, तो हमेशा उन वस्तुओं की जो प्राइस रहती है, जो कॉस्टिंग रहती है, वो रिजनेबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आगे दिया टू इंश्योर रेगुलर एंड सिग्निफाइंग सफिशिएंट सप्लाई। हमेशा हमें रेगुलर बेसिस पर अपनी सप्लाई करनी चाहिए। मतलब ज़रूरत के आधार पर हम अगर कहीं चीज़, किसी फैसिलिटीज़ को एक्स्ट्रा भी देना पड़े, तो हमें अपने कस्टमर को वो चीज़ देनी चाहिए, ताकि जिससे हमारा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई हो सके। आगे दिया हुआ है टू रिड्रेस द
ग्रीवेंस ऑफ कंज्यूमर्स प्रॉम्प्टली एंड काउंटरेंसली। हमें अपने ग्राहकों को हमेशा जो भी एक रिवार्ड बेसिस है या जो भी हमें उनको एक वस्तु जो करनी है, हमेशा हमें उनके प्रोसेस के बारे में सोचना चाहिए। हमेशा हमें उनकी कहाँ हम लोग उनकी ग्रोथ करवा सकते हैं, किस प्रोडक्ट को लेने में उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हमें हमें कस्टमर को हमेशा इस चीज़ के लिए सजेशंस भी देने चाहिए। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो कंडीशन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, ग्राहकों के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व होते हैं या क्या हमें उन्हें फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स। सप्लायर्स यानी वहाँ पे वो व्यक्ति होगा जो किसी भी प्रोडक्ट को समय पर पहुँचा रहा है। सप्लायर्स इन द सेंस हिंदी में होता है पूर्तिकर्ता, जो किसी भी प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवरी अवेलेबल करवाता है। तो उनके प्रति हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टू पे फेयर प्राइस फॉर द मटेरियल सप्लाइड। मतलब हमेशा हमें अपने सप्लायर्स जो रहते हैं, जो हमें हमारे गुड्स का सप्लाई करते हैं टाइम टू टाइम, तो हमें उनका जो भी फेयर रेंट है, एक्चुअल अमाउंट हमेशा हमें उनकी पे करनी चाहिए जो उस मटेरियल को सप्लाई करने में लगी है। सप्लायर्स इन द सेंस यहाँ पर माल का जो हमें माल की डिलीवरी दे रहे हैं, इन द सेंस कुरियर वाले हो गए, लोडिंग वाले हैं, या कच्चा माल जो हमें लाकर दे रहे हैं, प्रोडक्ट को बना के जो हमें लाकर दे रहे हैं। सप्लायर्स अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। तो वहाँ पर उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी है, उस मेहनत के अकॉर्डिंगली उसका अमाउंट, पूरा फेयर अमाउंट हमें वहाँ पर उसको हमेशा पे करना चाहिए। आगे दिया हुआ है टू मेक रेगुलर पेमेंट एज पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट। मतलब क्रेडिट के बेसिस पर हमेशा हमें रेगुलर पेमेंट रखना चाहिए। हमें हमेशा हमारा पेमेंट टाइम टू टाइम करना चाहिए। हमें यहाँ पर किसी भी तरह की उधारी रख के अपने सप्लायर से माल नहीं लेना चाहिए। तो ये हमारी रहती है सप्लायर्स के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आगे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट, यानी यहाँ पर आपको पता है गवर्नमेंट के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, सरकार के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व रहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ हाईलाइट किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। मतलब सरकार के द्वारा बनाए हुए चीज़ें ही सरकार के लिए और आम जनता के लिए समान है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बेचना है तो हम सरकार को अलग देंगे और आम जनता के लिए अलग बनाएंगे। वहाँ पे हर व्यक्ति के लिए हर कैटेगरी सेम रहती है। आगे दिया हुआ है गवर्नमेंट के लिए हमारे क्या टर्म्स कंडीशन होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द एप्लीकेबल लॉज। नियमों के आधार पर या नियमों को पालन करते हुए हमेशा हमें तो यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट के प्रति यही ड्यूटीज़ रहती है कि हमेशा हमें अपने लॉज को फॉलो करते हुए, नियमों को पालन करते हुए हमें अपने माल का प्रोविज़न करना चाहिए या माल का सप्लाई हमेशा करना चाहिए। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है टू मेक पेमेंट ऑफ ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली। जितने भी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी रूल्स बनाए गए हुए टैक्स पे करने के लिए, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, जितने भी एक्साइज ड्यूटी है, जितने भी टैक्सेस रहते हैं, उन टैक्स को हमें ऑनेस्टली, ईमानदारी से हमेशा पे करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट उस चीज़ का यूज़ अपने फंड्स में लेके कहीं हमारे लिए ही उस चीज़ का विकास कर पाए। आगे हमको दिया हुआ है टू असिस्ट द गवर्नमेंट इन रिवॉल्विंग वेरियस नेशंस प्रॉब्लम। मतलब जब गवर्नमेंट को हम लोग सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होते हैं, अगर हम उन्हें समय पे पूरा करते हैं तो गवर्नमेंट भी, सरकार भी उन राष्ट्र में होने वाली समस्याओं को समाधान देती है, समस्याओं को हल करती है और आम जनता को उस चीज़ का फ़ायदा देती है। आगे दिया हुआ है टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ नेशंस रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का हमें बेस्ट यूज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से यही सजेशन रहता है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज जो रहते हैं, नेशनल रिसोर्सेज का यूज़ करो अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए और अपनी चीज़ों को यूज़फुल करने के लिए। आगे दिया हुआ है टू सेल कमोडिटीज़ विदाउट अडल्टेशन। आगे दिया हुआ है टू अवॉइड अनफेयर एंड मोनोपोलिक ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर मोनोपोली टेक्निक्स, यहाँ पर हमारे जितने भी सरकार के विरोध में जाके काम करने वाली चीज़ों को, अवैध कार्यों को, गैर चीज़ों को हमें यहाँ पे अवॉइड करके हमेशा सही रूप से कार्य करना चाहिए। मतलब राजनीति करके या किसी और चीज़ को, किसी सामने वाली पार्टी को दबा के हमें अपने बिजनेस को ग्रो अप नहीं करना चाहिए। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है गवर्नमेंट क्राइटेरिया में। आगे यहाँ पे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी।
अब कम्युनिटी एंड सोसाइटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे क्या उत्तरदायित्व होने चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है समुदाय और समाज के प्रति उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ में सोसाइटी और कम्युनिटी को हमें यहाँ पे क्या रूल्स को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है टू हेल्प कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। हमेशा हमें ऐसे कुछ भी काम करना नहीं चाहिए जिससे वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो या नॉइज़ पॉल्यूशन हो। प्रदूषण पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब तक जनता इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं करेगी तब तक हमारे शहरों की समस्याएं जो है, बहुत सारी चीज़ों से जो हमें नई नई डिसीज़ आती हैं, नई नई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो कंट्रोल में नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप में चेंजेस लाना चाहिए, तब गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए, सरकार के लिए हमारी तरफ से और नई नई चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है टू प्रमोट एंड असिस्ट एजुकेशनल, कल्चरल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। अगर यहाँ पे व्यक्ति, आम जनता को अगर हम सही से एजुकेशन देते हैं, उनको हम एजुकेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाते हैं, तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ होने के साथ ही साथ में कल्चरल एक्टिविटीज़ भी, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी, व्यक्ति अपने आप में अवेयर रहेगा, तो अवेयर होने के साथ ही साथ में हमारा जो एक लिविंग स्टैंडर्ड है, मतलब हमारा लिविंग स्टैंडर्ड रहने का जीवन स्तर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, लिविंग स्टैंडर्ड का प्रॉपर हिंदी वर्ड होगा जीवन स्तर। तो अगर व्यक्ति अपने आप में सुधार लाएगा, एजुकेटेड होगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ को टाइम टू टाइम लेगा, साथ ही साथ में कल्चरल एक्टिविटीज़ में, समाज में होने वाली सामाजिक क्रियाओं में अगर सही रूप से भाग लेगा, अपने समुदाय में अगर वो इन्वॉल्व होगा, तो उसी तरह से व्यक्ति का जीवन स्तर जो रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड जो रहता है, वो भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगता है। आगे दिया हुआ है टू अंडरटेक प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट एंड बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज। हमेशा हमें ऐसी चीज़ों के प्रति कार्य करना चाहिए या ऐसी चीज़ों के प्रति हमें सपोर्ट करना चाहिए जिससे बैकवर्ड एरियाज़ और रूरल एरियाज़, मतलब गांव की तरफ के जो एरियाज़ रहते हैं जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों को हमें, उन गांवों को आगे लाना है, उन लोगों के जीवन स्तर में हमें सुधार लाना है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को हमें चेंज करना है, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ से हमें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, जिससे वो भी नई टेक्निक का यूज़ करके अपने आप में चेंजेस ला पाए। मतलब इन द सेंस बैकवर्ड एरियाज़, मतलब जो बहुत पिछड़े क्षेत्र हैं, जो हर चीज़ में पीछे हैं। शहरों में तो हमारे पास में हज़ारों फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन गांव के व्यक्ति इतने शिक्षित नहीं होते हैं, रूरल एरियाज़ में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती है कि व्यक्ति उन चीज़ों को जान पाए या समझ पाए। बहुत से लोगों को तो आज की कंडीशन में भी मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी का ये रूल रहता है, सोसाइटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कि वो अपने बैकवर्ड एरियाज़ को या रूरल एरियाज़ को डेवलप करें, उनकी तरफ भी ध्यान दें, ताकि वो भी अपने लिविंग स्टैंडर्ड में इम्प्रूवमेंट करके अपनी लाइफस्टाइल को ईजी और कंफर्ट बना पाए। आगे दिया हुआ है टू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकार, ह्यूमन राइट्स इन द सेंस मानविक अधिकारों का हमें हमेशा, मौलिक अधिकारों का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। आगे दिया हुआ है टू डोनेट फंड एंड चैरिटेबल पर्पस एंड पब्लिक वेलफेयर, मतलब हमेशा हमें चैरिटी को डोनेट करना चाहिए, चैरिटी में डोनेशन देना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर में हमेशा हमें जो पब्लिक वेलफेयर यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं, जो आम जनता के लिए जो शिविर लगाए जाते हैं, इन सब चीज़ों में हमें फ़ंड डोनेट करना चाहिए, ताकि वो फंड किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, सहायक व्यक्ति तक पहुंच पाए। आगे दिया हुआ है टू इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, म्यूज़िक एंड ड्रामा एक्सेट्रा, हमेशा हमें अपनी जनता को, आम जनता को डेवलपमेंट अगर चाहिए हमें, तो व्यक्ति जब तक क्रिएटिविटी नहीं होगी किसी व्यक्ति के अंदर, तब तक वो नई चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। तो जो चीज़ें आजकल व्यक्ति अपने डेली शेड्यूल में, जो व्यक्ति अपनी एक बिजी शेड्यूल में हर चीज़ों से दूर होता जा रहा है, तो हमें इन सब चीज़ों का भी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं करना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आर्ट है, म्यूज़िक है, ड्रामाज है, सी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों को एक इंटरटेनमेंट बेसिस पर करना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपनी डेली लाइफ के शेड्यूल से कहीं जाके रिलैक्स हो सके और इन सब चीज़ों को भी आगे हम लोग ला सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों की तरफ हमने इनकरेज करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने बिजी शेड्यूल से फ्री होके रिलैक्स भी होगा, और साथ ही साथ में जिन चीज़ों को आज हम भूलते जा रहे हैं मोबाइल में लगकर, तो वहाँ पर ये एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं फिर से क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू कम्युनिटी एंड सोसाइटी की। आगे हमको जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स यानी हमारे साथ में जो कंपटीशन करने के लिए सेम तरह के दो व्यक्ति हैं,
मतलब अगर कपड़े का बिजनेस है तो कपड़े के बिजनेस में भी सेम प्रोडक्ट पे 2 लोग काम कर रहे हैं, सेम क्वालिटी मार्केट में आ रही है, बट रेट में कहाँ डिफरेंसेस जा रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर्स के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, तो यहाँ पर फर्स्ट है टू प्रमोट पॉजिटिव एंड कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। हमेशा हमें अपने कस्टमर्स के लिए पॉजिटिव बिहेवियर रखना चाहिए। कॉम्पिटिटर यानी यहाँ पे हमारे साथ में जो प्रतिस्पर्धा कर रहा है, जो कंपटीशन कर रहा है, अगर हम लोग उसके लिए पॉजिटिव बिहेवियर रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली उस कंपटीशन में भी आगे जा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने बिहेवियर को वहाँ पर पॉजिटिव करना चाहिए। आगे दिया हुआ है टू फॉस्टर एथिक्स, मीनिंग्स एंड मेथड्स ऑफ बिजनेस। हमें अपने उस बिजनेस की पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट के लिए हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस की सारी डेफिनेशंस को, मेथड को, रूल्स को समझना चाहिए ताकि हम लोग उस कंपटीशन में सही तरीके से जा पाए, उतर पाए। आगे दिया हुआ है टू मेंटेन हेल्दी कंपटीशन। हमेशा हमें सही चीज़ों के लिए कंपटीशन करना चाहिए। यहाँ पर हेल्दी इन द सेंस कभी भी हमें इनलीगल प्रोडक्ट की या गलत चीज़ों की मार्केटिंग करते हुए कंपटीशन या शर्तें नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति से प्रतिस्पर्धा करना चाहते, कंपटीशन करना चाहते, तो वो कंपटीशन भी कैसी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। मतलब जिससे समाज को और आम जनता को क्या हो, फायदा हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो किसी भी व्यक्ति को। ये चीज़ हमें कंपटीशन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। टू रिस्पेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स के भी हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। टू मेंटेन ट्रूथ इन एडवर्टाइजिंग। हमेशा हमें कंपटीशन जो करना है वो एडवर्टाइजिंग बेसिस पर ही करना चाहिए। माउथ पब्लिसिटी में व्यक्ति कभी किसी से अपशब्द बोल दे, गलत वर्ड्स निकल जाए, इस तरह से हमें अपनी एडवर्टाइजिंग अपने बिजनेस के लिए नहीं करना है। तो अगर हम किसी व्यक्ति से कंपटीशन करने जा रहे हैं, किसी हमारे सामने कोई कॉम्पिटिटर है, कोई हमारे प्रतिस्पर्धी है जो व्यक्ति है, तो हमेशा हमें अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टाइजिंग है वो हमेशा एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर ही करना चाहिए, प्रचार प्रसार जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स वेरियस सेक्शंस, कितनी कैटेगरीज में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ये पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़े। अब आगे हम लोगों का जो पॉइंट है वो है बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो रहेगा वो हमारा मतलब बिजनेस को हम लोग किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या बिजनेस के प्रति या बिजनेस में हमारी किस चीज़ों को हम लोग अवेयर कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आगे का अब नेक्स्ट पॉइंट है 6.7, बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। व्यवसाय को या व्यापार को भी बचाना और पर्यावरण का भी संरक्षण करना। तो यहाँ पर अब हम लोग पढ़ लेते हैं सबसे पहले 6.7 में मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। तो मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट होता क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है बाय इन्वायरमेंट वी मीन्ट totally of the external and internal physically and biological factors which affect the life and behavior of all living things. Physical factors includes lifeless elements like land, materials, water, climates, mountains, etc. Biological factor includes all kinds of living creatures, plants, trees, etc. In other words, land, water, air, human beings, plant and animals are component of the environment which must be prevented and protected from degradations in order to maintain ecological balance. मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट का जो एक मीनिंग दिया हुआ है, इन्वायरमेंट हमारा सिर्फ किसी लिविंग चीज़ों से ही नहीं होता है। यहाँ पर इन्वायरमेंट को हम लोगों ने इंटरनल और एक्सटर्नल दो बेसिस पे कर दिया है। यहाँ पे फिजिकल और बायोलॉजिकल दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट जो रहता है वो फिजिकल, बायोलॉजिकल, एक्सटर्नल, इंटरनल इन सभी टर्म्स को मिलाकर होता है। मतलब सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही इन्वायरमेंट में काउंट नहीं होते हैं, नॉन लिविंग चीज़ लाइक नॉन लिविंग एलिमेंट्स लाइक मटेरियल, लैंड्स, वाटर, क्लाइमेट्स, माउंटेन्स, ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में ही काउंट होती है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का मीनिंग क्लियर होने के बाद में अब हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंट की इम्पोर्टेंस। यहाँ पर दिया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है या क्यों आवश्यक है, पर्यावरण को संशोधित होने से बचाना हमें क्यों ज़रूरी है या उसका प्रोटेक्शन करना हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका मीनिंग पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं कि इसको प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को हम लोग अगर इन शॉर्ट समझे तो यहाँ पर इस इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन या इम्पोर्टेंट अगर इसका निकलता है तो यही रहेगा
कि अगर हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा, हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, हेल्दी एटमॉस्फेयर रहेगा हमारे आसपास का, हमारी चीज़ें अगर हमारे अकॉर्डिंगली नीडी रहेगी, मतलब नीड इन द सेंस हमारी ज़रूरतों को पूरे करने वाली रहेंगी, अगर हमारे पास में सारी पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी, तो हमारा इन्वायरमेंट ऑफकोर्स सेफ भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों को हेल्दी रखने के लिए या इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन बीइंग इसलिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने आप से इन सब चीज़ों को अवेयर नहीं करेगा, अपनी ज़मीन को नहीं बचाएगा, पानी को वेस्ट होने से नहीं बचाएगा, पेड़ों को कटने से नहीं बचाएगा, तब तक उसकी ज़रूरतें जो कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड होती है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की यही इंपॉर्टेंट होती है कि अगर हम अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, एक अच्छा माहौल देना चाहते हैं, एक अच्छी जीवनचर्या देना चाहते हैं, तो हमें अपने इन्वायरमेंट को सेव करना मस्ट कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमें हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, हमें हेल्दी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, तब तक हम अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस नहीं ला सकते। इसलिए यहाँ पे इन्वायरमेंट को सेफ और हेल्दी रखना इम्पॉर्टेंट होता है। आगे दिया हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के क्या कारण होते हैं, प्रदूषण होने के क्या कारण होते हैं, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, एंड सेकेंड दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ एक्सक्लूसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का आप सभी को पता है प्राकृतिक संसाधन का रीयूज करना गलत है, मतलब सही है, लेकिन अगर उस चीज़ को हम लोग पॉल्यूशन होने से बचाएं तो उसके लिए क्या कंडीशंस को हमें फॉलो करना चाहिए। पर्यावरण को हमें अगर बचाना है तो उसमें हमारे पास में क्या रूल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन, सेकंड दिया हुआ है हमारा एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, इतने सभी तरह की कैटेगरीज होती है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन में, पॉल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ पॉल्यूटेट इन द इन्वायरमेंट। इसमें दिया हुआ है पॉल्यूटेंट्स में बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड और गैसेस मैटर। पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। अब ये 3 मुख्य जो कैटेगरीज है पॉल्यूशन को या वातावरण को, पर्यावरण को हम लोग, तो यहाँ पे दिया हुआ है वाटर पॉल्यूशन, जो मेन कैटेगरीज है पॉल्यूशन की डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसमें हमने 3 मेन कैटेगरीज में 4 कैटेगरीज में, उसमें फर्स्ट पे है वाटर पॉल्यूशन, सेकंड पे है एयर पॉल्यूशन, थर्ड पर है लैंड पॉल्यूशन और फोर्थ पे नॉइस पॉल्यूशन। जब तक हम इन सब पॉल्यूशन से अपने आप को सेफ नहीं करेंगे तब तक हम लोग अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी या एक सही एटमॉस्फेयर में नहीं ले जा सकते। ये सभी पॉल्यूशन आप लोगों को पता है, वाटर पॉल्यूशन आप लोग जानते हैं, तो एक बार आप इनकी सेल्फ स्टडी करना। अगर आप लोगों को इसमें कहीं कुछ डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो मैं वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूँगी या हम लोग एक बार उसको ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी तरह के पॉल्यूशन है, इस पर आपको शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। आगे हमको दिया हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज़, नेचर की तरफ से जो फैसिलिटीज़ होती हैं, उन फैसिलिटीज़ को न लेते हुए हम उन चीज़ों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है, कहीं ना कहीं बारिश का भी सपोर्ट होता है, लेकिन अगर हम वनों को ही नष्ट कर देंगे, पेड़ों को काट देंगे, तो हमें ना तो फ्रेश एयर मिल पाएगी, ना फूड अवेलेबल हो पाएगा और ना ही वुड मिल पाएगा, जिससे हमारा फर्नीचर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग किस तरह से अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ ना करते हुए उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये वही चीज़ें हैं। आगे दिया हुआ है कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस ऑफ और पॉल्यूशन। तो इसमें दिया हुआ है पॉल्यूशन, एक्सपोजर, पॉवर्टी, सिविल नॉर्म्स एक्स्ट्रा। नेक्स्ट दिया हुआ हमारा मेजर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन फॉर इन्वायरमेंट। तो इसमें दिया हुआ है सोशल अवेयरनेस, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों पे वर्कआउट करना चाहिए। तो सोशल अवेयरनेस होना चाहिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए, स्ट्रिक्ट लीगलाइजेशन, एक स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने की कंडीशन क्रिएट होनी चाहिए जिससे सभी व्यक्ति डरे। आगे दिया हुआ है मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का यूज़ भी हमें मिनिमम या ना ही के बराबर करना चाहिए। आगे दिया हुआ है वाटर मैनेजमेंट, पानी का यूज़ भी हमें सही से करना चाहिए। अब हम उस पानी का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कर सकते हैं, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए, तो वाटर मैनेजमेंट। आगे दिया हुआ है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मतलब जो कचरा है, वेस्ट मटेरियल है,
उसका फिर से हम लोग रीयूज़ किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें मैनेजमेंट करना चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे लिए। पब्लिक कॉरपोरेशन, और इन सभी पॉइंट्स को फुलफिल करने के लिए हमारा सबसे मेन होता है पब्लिक कॉरपोरेशन। जब तक हमारे पास में पब्लिक का कॉपरेशन नहीं होगा, पब्लिक की सपोर्ट नहीं होगी, तब तक हम लोग अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी और सेफ नहीं रख सकते। आगे हम लोगों के पास में जो पॉइंट्स हैं वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस फॉर प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए पॉल्यूशन को प्रोटेक्ट करना किस तरह से ज़रूरी है, या पॉल्यूशन को कंट्रोल करना किस तरह से ज़रूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे पॉइंट दिया हुआ डेवलपमेंट ऑफ रेशनल वर्क कल्चरल वर्क करना चाहिए, एक्टिविटीज़ बेस्ड करना चाहिए। ड्रामा बेसिस पर हम लोग अपने एक फिल्म के बेसिस पर या ड्रामा पे एक्टिंग के बेसिस पर हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने का एक मैसेज दे सकते हैं। आगे दिया हुआ इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन फॉर द डिविजन्स ऑफ एम्प्लॉयज़। इन सभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक गाइडलाइन बना देनी चाहिए। गाइडेंस देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए ऐसे लोगों को एक ग्रुप में डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे लोग सामने वाले व्यक्तियों को, आम जनता को अपने नेचुरल के प्रति या इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर कर सके। आगे दिया हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी रूल्स होने चाहिए, पॉलिसीज़ होनी चाहिए। उन पॉलिसीज़ को आम जनता को किस तरह से समझाना है, इस कार्य को करने के लिए हमारे पास में एम्प्लॉयज़ का ग्रुप होना चाहिए। और उस ग्रुप को समझाने के लिए हम किन किन चीज़ों का, ऑडियो वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसी में आ जाएंगी। आगे दिया हुआ है एक्टिव पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट स्कीम। हमें अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखने के लिए, पॉल्यूशन को कंट्रोल में करने के लिए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स निकाली जाती हैं उन स्कीम में एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना चाहिए। आगे इसी तरह से हमारे पास में ये 6 पॉइंट्स थे जिनको हमें वर्कआउट करके अपनी बिजनेस की इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने बिजनेस की प्रोटेक्शन को करना चाहिए। आगे हमारा दिया हुआ है बिजनेस एथिक्स। अब बिजनेस एथिक्स होता क्या है, तो यहाँ का पार्ट हम लोग कल अगले वीडियो में करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जहाँ तक का वर्क कंप्लीट करा था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट पॉल्यूशन। यहाँ तक का वर्क आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।